जब आप किसी को चेज करना बंद करते हो तब सामने वाले इंसान के ब्रेन में एग्जैक्टली क्या बदल जाता है। आपने हजारों वीडियो में ये तो सुना होगा कि पीछे भागना बंद करो और इग्नोर करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि आपके इस एक डिसीजन के बाद सामने वाले इंसान के ब्रेन के अंदर कौन से केमिकल स्विच फ्लिप होते हैं। रियलिटी ये है कि जब आप किसी को चेज करना बंद करते हो तो उसके बिहेवियर में बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका ईगो टूट जाता है, बट ये बदलाव इसलिए आता है क्योंकि उसका ब्रेन हाईजेक हो जाता है। इस वीडियो में हम कोई चीप साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में या शॉर्टकट के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लव और रिलेशनशिप को उस लेंस से देखेंगे जिससे अब तक आपने नहीं देखा होगा, और वो लेंस है न्यूरोसाइंस। हम ह्यूमन ब्रेन के उस सिस्टम को समझेंगे जो हमारे एक्शन को और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हम समझेंगे कि कैसे आपके पार्टनर के ब्रेन के अंदर आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती है और कैसे पार्टनर का दिमाग आपके बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन बनाने लगता है। और ये भी जानेंगे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सारे सिस्टम मिलकर कैसे आपके पार्टनर को आपके एक अटेंशन के लिए तड़पने पे मजबूर कर देता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्यार में दिमाग का कोई लेना देना नहीं होता, प्यार सिर्फ दिल से होता है। इस वीडियो को समझने के बाद आपको ऐसी बातों के ऊपर सिर्फ हंसना आएगा, क्योंकि आज के बाद आप दूसरे इंसान के बदलते हुए इमोशंस को देखकर सिर्फ परेशान नहीं होंगे, बट एग्जैक्टली आप ये समझ पाओगे कि उनके इस इमोशन के पीछे उनके ब्रेन का एग्जैक्टली कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। ये वीडियो बनाते टाइम मैं एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो एग्जैक्टली आपको ये बता सकती है कि आपका पार्टनर कब क्या सोच सकता है, क्या फील कर सकता है और उसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन होते हैं। तो वेलकम टू न्यूरोसाइंस ऑफ लव। शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, यानी कि ब्रेन इज अ प्रिडिक्शन मशीन। तो हमारे ब्रेन के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और इस चीज से सिर्फ आप रिलेशनशिप को नहीं, लोगों के बिहेवियर को बहुत ही इजीली समझ पाओगे। और ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ह्यूमन ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम कर सकता है। मतलब ह्यूमन ब्रेन, हमारा माइंड एक प्रिडिक्शन मशीन है। हमारे ब्रेन का ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है कि उसे आने वाले हर मोमेंट के बारे में प्रिडिक्शन करनी होती है, और ब्रेन कंटिन्यूअसली ये प्रिडिक्शन करता ही रहता है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस मोमेंट पर भी आपका माइंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं आगे क्या बोलूंगा, या ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपके माइंड ने ये प्रिडिक्ट कर लिया हो कि आगे इस वीडियो में क्या होगा। बट अगर आपके ब्रेन ने जो प्रिडिक्ट किया है मैं उसे एकदम उल्टी बात बोल दूं और आपके ब्रेन के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो आपका माइंड इसी मोमेंट पे अलर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन की यहाँ पर प्रिडिक्शन टूट गई है। और जब जब हमारे ब्रेन की प्रिडिक्शन टूट जाती है ना, तो ब्रेन इससे एक बहुत ही बड़ी घटना मानता है। और यही प्रिंसिपल हमारे रिलेशनशिप में भी काम करता है। जैसे कि हमारा किसी इंसान के साथ जब रिलेशनशिप बनता है तो शुरुआत के टाइम पर सामने वाले इंसान का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर हमें ऑब्जर्व करता है कि हम कैसे बात करते हैं, हमारी कैसी आदत है, कब मैसेज करेंगे कब नहीं करेंगे, उसको मनाएंगे नहीं मनाएंगे। लगातार वो हमें ऑब्जर्व करता है एंड ये नोटिस करता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं। क्या बार बार हम उनको मनाते हैं? क्या बार बार हम रोते हो? बस रिपीटेड चीज़ों को नोटिस करता है और वहाँ पर बन जाती है प्रिडिक्शन। और इसी प्रिडिक्शन के कारण बहुत सारे लोगों के पार्टनर उसे मुंह पर एक बात बोलेंगे कि मुझे पता है कि तू कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तो ऐसे ही ये बात उनको पता नहीं चली है, सबकॉन्शियसली उनके पार्टनर के ब्रेन ने या तो सालों तक या तो महीनों तक ऑब्जर्व किया है एंड रिपीटेड बिहेवियर की पैटर्न को समझकर वो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं होता कि उसके ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर इतना सारा कैलकुलेशन हो रहा है, बट उसके ब्रेन में ये कैलकुलेट होना और प्रिडिक्ट होना हमेशा चालू ही रहता है। और जब आपके पार्टनर का ब्रेन
आपको पूरी तरीके से प्रिडिक्ट कर लेता है ना, उसके बाद उनका इंटरेस्ट लूज होता है, फिर आपको अवॉइड करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा ब्रेन ऐसा करता क्यों है, मतलब वो प्रिडिक्ट करना ही क्यों चाहता है। इसका जवाब है, ब्रेन प्रिडिक्ट करता है क्योंकि प्रिडिक्ट करने के बाद उसको फोकस नहीं करना पड़ता, वहां पर एक्टिव नहीं रहना पड़ता, जिससे ब्रेन की एनर्जी सेव होती है। एग्जाम्पल के लिए कि जब आप साइकिल को चलाना सीखते हो तब आपका माइंड कितना अवेयर होता है, तब आपका माइंड पूरा फोकस होता है साइकिल को कैसे सीखना है। बट जैसे आप चलाना सीख जाते हो उसके बाद क्या होगा, आप साइकिल चला रहे हो लेकिन आप किसी दूसरी चीज के बारे में भी सोच सकते हो। तो जब कोई चीज को हम सीख लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसके बाद माइंड वहां से अपनी एनर्जी हटा लेता है ताकि अपनी एनर्जी से वो दूसरी चीजों के बारे में सीख सके। अब यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि अगर हम बार बार किसी के पीछे भाग रहे तो पार्टनर का ब्रेन हमें प्रेडिक्ट कर लेगा कि हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। बट अगर हम अचानक उसके पीछे भागना बंद करते, जिसे मैंने कहा था कि प्रिडिक्शन टूट जाना, तो उसके बाद उसके ब्रेन में होता क्या है। तो यहीं से शुरुआत होती है न्यूरोसाइंस की, और ब्रेन में इस प्रोसेस के सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करता है ब्रेन का सेंसरी सिस्टम। तो जैसे आप पार्टनर के पीछे भागना बंद करते हो तो आपके पार्टनर के ब्रेन के अंदर जो सेंसरी सिस्टम होता है, इस बदलाव को वो सबसे पहले नोटिस करता है। तो जब जब सेंसरी सिस्टम कोई बदलाव को ब्रेन में नोटिस करता है ना, तब ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, और इस घटना को न्यूरोसाइंस में प्रिडिक्शन एरर कहा जाता है। प्रिडिक्शन एरर का मतलब होता है कि ब्रेन ने जो एक्सपेक्ट किया था कि आगे ऐसा होगा, जो प्रिडिक्ट किया था वैसी घटना एग्जैक्टली नहीं हुई। एग्जाम्पल के लिए, सालों से आप अपने पार्टनर को गुड मॉर्निंग का मैसेज 9 बजे तक भेज ही देते हो, तो आज भी आपका पार्टनर यही एक्सपेक्ट करेगा कि 9 बजे तक आपका मैसेज आ जाएगा। बट आज आपने 10 बजे तक कोई मैसेज नहीं किया। बस इसी चीज को कहा जाता है प्रिडिक्शन एरर। बट न्यूरोसाइंस में प्रिडिक्शन एरर को इतनी बड़ी घटना क्यों माना जाता है, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये बहुत नॉर्मल चीज बनी है ना। बट न्यूरोसाइंस में प्रिडिक्शन एरर का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ब्रेन जिस चीज को एक्सपेक्ट करता है और वो चीज होती है ना, तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजों के ऊपर ब्रेन का फोकस कुछ ज्यादा ही होता है। माइंड प्रेडिक्टेड चीजों को साइड में फेंक देता है और अनप्रेडिक्टेड चीजों को वो नजर के सामने रखता है, पूरे फोकस में रखता है। और इसीलिए लोग आपको एडवाइस करेंगे कि अनप्रेडिक्टेबल बनो, और आप अभी समझ भी पा रहे होंगे कि प्रेडिक्टेड लोग इतने ज्यादा बोरिंग क्यों होते हैं, क्योंकि माइंड उसको साइड कर देता है। तो सिर्फ प्रेडिक्शन एरर का मतलब ये नहीं होता कि आपका पार्टनर अभी से आपको मिस करने लगेगा या उसको क्रेविंग होगी, नहीं। प्रेडिक्शन एरर से सिर्फ आपके पार्टनर का आपके ऊपर अटेंशन आता है, और फिर से ब्रेन आपके ऊपर अटेंशन इसलिए लाता है ताकि फिर से वो आपको प्रिडिक्ट कर पाए। और इस प्रोसेस में अब ब्रेन के कुछ इमोशनल सिस्टम एक्टिव होने लगते हैं। तो जब जब ब्रेन में प्रिडिक्शन एरर होती है ना, तब यहाँ पर इस प्रोसेस में एंट्री होती है एमिगडाला की। तो अब ये समझते हैं कि रिलेशनशिप में एमिगडाला का कौन सा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रिलेशनशिप में एमिगडाला के रोल को समझने से पहले आपको एमिगडाला के पहले की घटनाओं को अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो सबसे पहले पार्टनर का ब्रेन हमारे रिपीटेड बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हमारे बारे में प्रिडिक्शन करता है। जब उनकी ये प्रिडिक्शन टूट जाती है, यानी कि प्रिडिक्शन एरर होता है, उसके बाद ब्रेन की सेंसरी सिस्टम होती है इस बदलाव को नोटिस करती है। और जब सेंसरी सिस्टम इस बदलाव को नोटिस करती है, उसके बाद ब्रेन में एक्टिव होता है एमिगडाला। देखिए, जो ये एमिगडाला है ना, ये एक थ्रेट डिटेक्टिव की तरह काम करता है, सिर्फ आपके रिलेशनशिप में नहीं, बट आपकी लाइफ की हर घटना में, हर मोमेंट पे उसका काम है थ्रेट को डिटेक्ट करना कि कहीं पर मुझे सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना। जैसे कि रात के समय पर अगर आप किसी सुनसान जगह पर अकेले चल रहे हो और आपके पीछे से कोई थोड़ी सी अजीब आवाज आएगी, तो आपका एमिगडाला सबसे पहले एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपका ब्रेन उस आवाज को समझ नहीं पाएगा ना कि एग्जैक्टली कौन सी आवाज थी, तो आपका एमिगडाला वहां पर पैनिक कर जाएगा। वो कहेगा कि कुछ खतरा है, यहां से भागो। बट अगर आपका ब्रेन ये समझ पाएगा
कि नहीं ये पेड़ के ऊपर से पत्ते गिर रहे और उसकी आवाज़ है, तो आपका एमिगडाला क्या कहेगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सेफ हो। इट मीन्स कि किसी भी सिचुएशन में जब आप ये डिसीजन लेते हो, आपके ब्रेन को बताता कौन है कि यहाँ पर खतरा है या नहीं है? वो आपका एमिगडाला आपको बताता है। और साइकोलॉजी में कहा जाता है कि इंसान के सर्वाइवल के लिए एमिगडाला का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप किसी को चेज करना बंद करते हो तो उसके ब्रेन के सेंसरी सिस्टम से ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो एमिगडाला के पास जाती है कि भाई देख, वो इंसान ना जो पहले ये कुछ कर रहा था अब उसमें कुछ बदलाव आया है, तो डिटेक्ट कर इसमें कोई खतरा तो नहीं है। तो एमिगडाला बहुत फास्ट मोड में काम करने लगता है एंड उसमें से डिटेक्ट करता है थ्रेट को कि ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं हो गई। बट एमिगडाला के पास ना कोई फैक्ट नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता कि वो एग्जैक्टली बता पाए कि ये डरने वाली बात है या डरने वाली बात नहीं है। इसलिए कई बार लोग उन बातों पे भी डरते हैं जिस पे उसको डरना नहीं चाहिए। मतलब एमिगडाला है वो ब्रेन का अलार्म है, ठीक है ना। जब वो किसी थ्रेट को देखता है तब वो ब्रेन को और बॉडी को सिग्नल देता है और उसके बाद पूरा माइंड और बॉडी है वो अलर्ट हो जाते हैं। तो जब जब ब्रेन में एमिगडाला डेंजर का साइन दिखाता है, खतरे को डिटेक्ट करता है, तो उसके बाद ब्रेन की एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो एक्टिव होने लगती है और उसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। अब जो हिप्पोकैम्पस है ना उसका काम है मेमोरी का स्टोर करना। मतलब वो ये कह सकते हो कि ब्रेन का ये मेमोरी कार्ड है। तो हिप्पोकैम्पस सिर्फ हमारी मेमोरी को सेव नहीं करता, ऑर्गेनाइज तरीके से सेव करता है और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तब वो हमें याद करवाता है, वो भी फीलिंग के साथ। तो हिप्पोकैम्पस का रोल हमारे ब्रेन में और रिलेशनशिप में कैसे प्ले होता है उसको समझने के लिए अभी हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब आपको अपनी आंखें बंद करके अपनी लाइफ के उस मोमेंट के बारे में सोचना है जिस मोमेंट में आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश थे। उस मोमेंट को याद करो, क्या मोमेंट था और कौन सा इंसान आपके साथ था। तो जैसे आपने उस मोमेंट को याद किया होगा ना, तो जस्ट आपको उस मोमेंट की याद नहीं आई होगी, उस मोमेंट में जो आपने पहले फील किया था ना वो फीलिंग भी अभी आप फील कर सकते हो। इट मीन्स कि हिप्पोकैम्पस इतना अच्छा मेमोरी कार्ड है ना कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो इमोशंस को भी हमेशा के लिए स्टोर कर सकता है। तो अभी आपके हिप्पोकैम्पस ने आपको आपकी लाइफ का कौन सा मोमेंट फील करवाया है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप में हिप्पोकैम्पस की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब हम किसी को चेज करना बंद करते हैं तो हमारे पार्टनर का माइंड हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को समझने के लिए वो हिप्पोकैम्पस के पास जाता है कि भाई इसके रिलेटेड क्या क्या मेमोरी है। तो उसके पास ना डिटेल मेमोरी होती है बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। तो हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को समझने के लिए वो हमारे पास्ट वाले बिहेवियर को, अब तक हमने क्या किया है, उसको वो ऑब्जर्व करता है। तो हिप्पोकैम्पस इस टाइम पर उसको याद दिलाएगा, यार ये बंदा तो तुझे डेली 10-10 कॉल कर लेता था, तू जब 3 दिन बीमार हुआ था तो ये इंसान एकदम तेरे साथ ही था, इसने क्या क्या किया था ना। इस मोमेंट पर लोगों को जब बिहेवियर आपका बदलता है तो लोगों को आपकी छोटी छोटी एफर्ट याद आने लगती है और सिर्फ याद नहीं आती, फीलिंग के साथ याद आती है उनको। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि जैसे हम किसी इंसान को चेज करना बंद करते हैं, राइट, तो हमारे इस एक डिसीजन के बाद सामने वाले इंसान के ब्रेन में उसका सेंसरी सिस्टम, उसके बाद एमिगडाला, उसके बाद हिप्पोकैम्पस, ये सब कुछ एक्टिव होता है। लेकिन ये जो सारी सिस्टम है ना, वो कोई भी सिस्टम डिसीजन नहीं लेती। मतलब वो कहती नहीं कि इंसान तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे भाग। राइट, आप खुद सोचो, आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान आपको अवॉइड करे, राइट, तो आपके माइंड में पहले डिसीजन बनेगा ना कि इंसान इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूबल है, इसको जाने दो या तो इसको रोक लो। तो ब्रेन का एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है जो ये डिसाइड करता है, जो ये बताता है कि इंसान मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ब्रेन का वो जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो दोस्तों, जब भी कोई हमें अवॉइड करता है तो उसी टाइम पर मैदान पर आता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और जल्दी से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगता है ये जानने और समझने के लिए कि हम उसकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने वैल्यूबल हैं। और ऑनेस्टली यहाँ से ना आगे ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है।
तो अब हम इसको समझते हैं कि भाई ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ये डिसाइड कैसे करता है कि हम वैल्यूएबल है या नहीं है। तो ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? मेरे हिसाब से अगर आपको इजीली समझाने की कोशिश करूं तो वो एक कैलकुलेटर है जिसको आप डेटा दोगे तो उसका वो एग्जैक्टली आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगा। या आप ये कह सकते हो कि वो एक लैब के जैसा है, राइट। आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको भेजता है कि आपके ब्लड का टेस्ट करा के लाओ। तो जब लेबोरेटरी में आपका ब्लड जाता है तो वहां पर एग्जैक्ट वो वैल्यू निकालते हैं, जो इंफॉर्मेशन जो बेस है आपका ब्लड, उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी कि भाई आपके ब्लड से कि आपको कौन सी बीमारी है, राइट। जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, कोई डिसीजन नहीं। यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना वो लेबोरेटरी में तय नहीं होता है, वो तो डॉक्टर बताता है कि आगे कौन सी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑर्बिटोफ्रंटल के साथ एक प्रॉब्लम है और इस जोल के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें क्रिएट हो जाती है। अब ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम ये है कि वो रियल वैल्यू और परसीव वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, उसको भेद को वो समझ नहीं पाता। वो अपनी एक सब्जेक्टिव वैल्यू क्रिएट कर लेता है और उसको ही वो एक्चुअल वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक प्रॉब्लम ये है कि उसके पास जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना, उसके बेस के ऊपर ही वो कई बार डिसीजन लेता है, इसलिए भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जो बहुत ही जेंटलमैन टाइप का इंसान है। अब वो लड़का ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, हमेशा अवेलेबल रहता है और बातचीत करने में थोड़ा बोरिंग भी है। अब एक दूसरे तरह का लड़का है, ठीक है ना। अब ये बंदा ना कोई जेंटलमैन नहीं है, मतलब टाइम पास करने वाला इंसान है, लेकिन बहुत अच्छा फ्लर्ट करता है, बहुत ज्यादा फनी है, कॉन्फिडेंस तो बहुत है इसके अंदर एंड मिस्टीरियस बिहेवियर तो उसका बहुत अच्छा है। तो जब एक ही लड़की इस दोनों लड़के को मिलेगी ना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरे तरीके का लड़का है, मतलब जो बंदा टाइम पास वाला है, लड़के को लगेगा कि यार इसके साथ मेरी वाइब ज़्यादा मैच हो रही है, इंटरेस्टिंग बंदा है, ये कमाल का बंदा है, मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। लेकिन एक्चुअली देखे ना तो पहले वाला बंदा है ना लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है, राइट। बट माइंड यानी कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पर मिस्टेक कर देता है। वो जस्ट इन चीज़ों को देखता है कि किसके साथ में कैसा महसूस करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अपने कहीं वीडियो में ये बताया कि यार तुम कितना भी ऑनेस्ट हो, कितना भी तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुम बोरिंग फील करवाते हो, सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ रह ही नहीं पाएगा। तो वो इसलिए होता है कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ना ये चीज़ नोटिस करता है कि आपके साथ उसको इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है या वो बोर हो रहा है, ठीक है ना। आप फनी हो या आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन फील कर सकता है या नहीं कर सकता। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स इग्नोर कर देगा कितना ऑनेस्ट है, ठीक है ना, कितना लॉयल है, जो उसकी भी एक वैल्यू है ना। ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, लोग पहले यही देखते हैं कि ऐसा बंदा चाहिए जो लॉयल होना चाहिए, बट जब वो इंटरेक्शन होती है तब उसको ये बंदे से वो इम्प्रेस हो जाते हैं जिसमें इस तरह की क्वालिटी होती है। बहुत सारी लड़कियां मुझे क्या कहती है, सर मेरी लाइफ में जो भी लड़का आ रहा है ना, प्लेयर निकलता है या इस तरह से टाइम पास करके चला जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में अच्छे लड़के भी उनको अप्रोच करते हैं लेकिन उनका माइंड पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। थोड़ी सी बात हुई तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखेगी कि भाई इसको बात करने में मुझे कुछ हुआ ही नहीं। बट प्लेयर होते ना, एक बार बात करेंगे लड़की यही बोलेगी कि मेरी वाइब मैच हो रही है। बट भाई जो प्लेयर होते हैं ना वही तो उसका कमाल है कि उसको पता है कि इसको क्या फील करवाना है, वो वाइब मैच करवा के चले जाते हैं, राइट। एंड इसके लिए आपकी गलती ये है कि आपका ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रियलिटी है, जो रियल वैल्यू है, उसको अवॉइड कर देता है। तो जब आप किसी को चेज करना बंद करते हो तो ये पूरा सिस्टम जो एक्टिव होता है सेंसरी से लेकर एमिगडाला से लेकर, ठीक है, तो वो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास आता है। इसलिए कि इसकी वैल्यू डिसाइड की जाए तो अवेलेबल जो डेटा होता है हिपोकैम्पस वगैरह के पास, तो वो ऑब्जर्व करता है कि भाई इस रिश्ते में मैंने कितना टाइम, एफर्ट, मनी, रिसोर्स लगाया है। वो देखता है कि क्या मैंने इसके साथ फ्यूचर के सपने वपने तो नहीं देख लिया, क्या ये मेरे बिना आगे मुझे भूल जाएगा, मेरे बिना खुश रहने लगेगा। तो ये सब चीज़ें वो कैलकुलेट करता है। तो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को अगर लगता है कि आपके साथ रहने में उसका फ्यूचर है, आप लाइफ में ग्रो करोगे, राइट, आप एक स्मार्ट इंसान हो, आपकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है, तो सारी चीज़ों के कारण ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है कि भाई ये इंसान
जिसने मतलब हमें चीयर्स करना बंद कर दिया, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। बट अगर ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऐसा लगा कि ये तो यूं ही रोता रहेगा, ये लूजर है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो कहेगा कि भाई जाने दो। तो अगर उसके ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ने ये रिपोर्ट दे दिया कि वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है ना, तो आप चीयर्स करना बंद करोगे ना, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि अगर किसी इंसान के ऑर्बिटोफ्रंटल्स ने ये कह दिया है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक हम बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पर उसका ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसने जो लेबल दिया है ना, उसको चेंज करने में वो मजबूर हो सकता है। लेकिन ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जब जब ये सिग्नल भेजेगा, माइंड को ये बताएगा कि भाई मैंने पहले देखा है, इंसान बहुत प्यार करता है और इसका सब कुछ बेटर है, और मेरे हिसाब से तो ये एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल इंसान है। जब ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स फाइनल ये सिग्नल भेजेगा, तब ब्रेन में डोपामिन रिवर्स सिस्टम एक्टिव होता है। तो डोपामिन रिवर्स सिस्टम का काम क्या होता है, उसका रोल क्या है? देखिए, डोपामिन का काम होता है हमें किसी काम को, किसी एक्शन को लेने के लिए मोटिवेट करना। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डोपामिन सिर्फ मतलब हैप्पीनेस का एक हॉर्मोन्स है। ऐसा नहीं है। जब माइंड ये सिग्नल भेजता है कि भाई वो इंसान जो जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, तभी डोपामिन का रिवर्स सिस्टम एक्टिव होता है, ताकि हम कुछ एक्शन लेना, राइट। क्योंकि अगर डोपामिन मिलेगा ही नहीं तो हमें वो एक्शन लेने के लिए इतना मोटिवेशन फील ही नहीं होगा। तो सबसे पहले ब्रेन में डोपामिन रिवर्स सिस्टम एक्टिव होता है ताकि हमें इनफ एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन मिल पाए। उसके बाद ब्रेन में थ्रेट सिस्टम एक्टिव होता है एमिगडाला के कारण, और इसके कारण ही हमें एंजाइटी, डर, ये सब कुछ महसूस होने लगता है। और उसके बाद हमारे ब्रेन में स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इस स्ट्रेस के हार्मोन्स के कारण ही ऐसी परिस्थिति में ना आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको नींद नहीं आती, आपको घबराहट होती है ना। कमाल की बात, जब ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स फाइनल रिपोर्ट दे देता है कि ये इंसान जो तुम्हारी लाइफ से जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो जिस इंसान को कल तक कोई आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ा था, वो इंसान बेचैन हो जाएगा। मतलब उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी आपसे बात करने की, उसको डर होने लगेगा, घबराहट होने लगेगा। और ऐसी सिचुएशन में ना इंसान चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उनको क्रेविंग इतनी होती है कि उसका माइंड पूरी तरीके से हाईजेक हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको साइंटिफिक तरीके से ये बात समझ में आ गई है कि जब आप किसी को चीयर्स करना बंद करते हो तो सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या तूफान चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप किसी को चीयर्स करना बंद करते हो और 2 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में वो इंसान दौड़ा हुआ आपकी लाइफ में आ जाएगा, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं लोगों को 2 दिन लगते हैं, कहीं लोगों को 2 महीने में भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं लोगों का ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स या हिप्पोकैम्पस पुरानी मेमोरी लाकर कहेगा कि पहले भी 2 महीने तक इसने बात नहीं की थी। तो अगर वो 10 दिन बात नहीं करेगा या 2 महीना बात नहीं करेगा ना, उसके बाद भी वो आएगा, वो मुझे भूलेगा नहीं। अब अगर आपके पार्टनर के ब्रेन में ऐसी मेमोरी है तो हो सकता है वो 2 महीने तक उसको फर्क ना पड़े, बट 2 महीने बाद फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। आपके पार्टनर के ब्रेन में आपके लिए एक्चुअल क्रेविंग तब स्टार्ट होती है जब उनको ये रियलाइज हो जाता है कि उसकी लाइफ से एक हाई वैल्यू इंसान जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा एडवाइज करता हूँ कि अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करिए, अपनी लाइफ को इतनी बेटर बनाइए कि आपके पार्टनर के ब्रेन का ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ये कहना जाए कि जिसको मैंने लेस वैल्यू समझा था, अब वो इतना वैल्यूएबल बन गया है कि हमारी औकात से बाहर है। तो दोस्तों, अगर आप अपने रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो रहे हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, और आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको हेल्प करूं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के लिए हमारे वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। और अगर आपका कोई ऐसा यार दोस्त है जो किसी के प्यार में खुद को बर्बाद कर रहा है और किसी के भी समझाने से कुछ भी वो नहीं समझ रहा है, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज देना, उनको सब समझ में आ जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दिल का और दिमाग का ख्याल रखें।